होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस सर्विसेज ये स्टार्ट कर लिया था, जहां पे मैंने आपको वेटेज, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड मीनिंग ऑफ सर्विसेज पढ़ लिया था कि क्यों हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आजकल के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एक सपोर्टिंग हैंड की जरूरत है, उन्हें बहुत सारे वेरियस सर्विसेज की जरूरत है काम करने के लिए उनके डे टू डे लाइफ में। तो आज से हम जो भी बिजनेस सर्विसेज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी बिजनेस सर्विसेज हम आज से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये सारी बिजनेसेस सर्विस कैसे, कब एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट करती हैं उन सारी चीजों में जो उनको रिक्वायर्ड है। क्योंकि एक सीधी सी बात है कि बिजनेस सर्विसेज कभी भी आइसोलेटेड मैनर में तो काम नहीं कर सकती हैं, उनको सारे चीजें इन्वायरमेंट से चाहिए होता है। जैसे कि एम्प्लॉई अगर आप बोलो या बैंकिंग बोलो, इंश्योरेंस बोलो, ये सारा सपोर्टिंग हैंड चाहिए होता है, तभी वो जो एक्चुअल काम करने का सोच रहे हैं वो एक्चुअल काम हो पाएगा। आप इमेजिन करो ना, फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, जैसे मनी ट्रांसफर का प्रॉब्लम आएगा, रिस्क टेकिंग का प्रॉब्लम आएगा, स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी जो दिक्कतें एक ऑर्गेनाइजेशन को उनके डे टू डे लाइफ में दिक्कतें आती हैं या हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनके पाथ पे, ये सारे ऑब्स्टेकल, ये सारे बिजनेसेस सर्विस मिटाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप इन सारी सर्विसेज को डिटेल में नहीं समझोगे तो ये नहीं समझ पाओगे कि फ्यूचर में ये आपको कैसे कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे बैंकिंग में हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ लोन क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो उसको समझने का रीजन यही है कि फ्यूचर में जब आप अपना एक बिजनेस चालू करो या फ्यूचर में आप जो भी बनो, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि बैंकिंग जो एक सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे कंट्री का है, वो कितना स्ट्रांग है और हमको कितना अच्छे से हेल्प आउट कर सकता है, ताकि फ्यूचर में जाके हम इनके जो सर्विसेज का लाभ लेके हम भी ग्रो कर पाए, हम भी इकोनॉमी को अपना कंट्रीब्यूशन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे पाए। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी उनके एंटरप्रेन्योर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के वजह से ही है। मतलब जितना ज्यादा उनकी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी, उनकी इकोनॉमी, उनकी बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगी, उतनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक है, आजकल आपको पाकिस्तान का तो केस पता ही है, पाकिस्तान कैसे किस मतलब डेट से गुजर रहा है, किस मतलब हर एक चीजों में उसको क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्योंकि उनके कंट्री में जो एक मेन चीज होनी चाहिए थी, दैट इज इंडस्ट्री, ये लैक है। उनका जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर वो जहां पे कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे रीजन है और उससे हमको एज ए इंडियन सिटीजन हम कुछ सीख सकते हैं कि कहां कहां पे हमने गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कुछ एग्जांपल देके, है ना, फिर हम थोड़ा सा चालू करते हैं चैप्टर को। अब आ जाते हैं हम बैंकिंग पे, बैंकिंग के ऊपर फोकस करते हैं। इधर उधर की बातें तो मेरे पास बहुत रहती हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाती हूं। लेकिन स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मेरा हर वक्त ऐसा ही रहता है कि जहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। ओके, रिलेटिंग टू टॉपिक, ऑफ कोर्स कुछ आउट ऑफ द टॉपिक चीजें नहीं रहती हैं। चलो नाउ अभी हम बैंकिंग को समझते हैं कि बैंकिंग मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, तो ये बैंकिंग जो वर्ड या बैंक जो वर्ड आप सुनते रहते हो वो कहां से आया है, मतलब ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है। तो इन्होंने बोला ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, बैंको, और बैंको का मतलब क्या था, बेंच। मतलब बैंको इन फ्रेंच इट इज बेंच। और बेंच क्यों, तो अर्लियर डेज में जब मनी लेंडर पैसा देखो देते थे, डेट मतलब उधारी देने लेने का जो काम है वो एक बेंच पे करते थे, है ना। अपने सामने मस्त कुर्सी पे बैठे रहते थे और अपने सामने एक टेबल मतलब कि एक बेंच लगा के बैठते थे आराम से गद्दी पे, और उधर सारे कॉइन्स, नोट्स वगैरह रखे रहते थे। तो मतलब कि उधर से एक वर्ड लिया गया बैंको,
और बैंकों का मतलब बेंच होता है। बेंच क्यों? क्योंकि उधर मनी लेंडर जब भी पैसा लेने देने का काम करते थे तो बेंच को यूज करते थे। ये सारी चीजें हैं। सो मनी लेंडर यूज टू डिस्प्ले कॉइन, डिफरेंट करेंसी इन बिग हीप और बेंच और टेबल फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। नाउ अभी हम मीनिंग पढ़ेंगे। तो मीनिंग मतलब सिंपल डेफिनेशन तो इधर है। मीनिंग मतलब इन सिंपल वर्ड्स बैंक मतलब क्या? तो बैंक इज नथिंग बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें हमको सर्विसेज देती है। मेनली डील्स विद डिपॉजिट्स, एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रहने देना। मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, अदर रिलेटेड सर्विस हमें बैंक क्या प्रोवाइड करती है। सो बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विस रिलेटिंग टू मनी और अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। ये सिंपल वर्डिंग्स में है, बट इसमें अगर एक भी वर्ड नहीं समझ में आया है तो थोड़ी देर के लिए मेरे को टाइम देना। आगे जो सारी चीजें हैं इसी चीजों के बारे में है जहां पे हम डिटेल में उसको कवर करने वाले हैं। नाउ अब बैंकिंग कंपनी के लिए, एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1949 में, और एवरी बैंक हैज टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट में दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये समझाते हुए बोला है कि बैंकिंग कंपनी मतलब क्या होती है ना। जब हम बैंकिंग कंपनी बोलते हैं तो बैंकिंग कंपनी मतलब क्या? तो बैंकिंग कंपनी मतलब वो जो इंडिया में बैंक का काम कर रही है, बिजनेस ऑफ बैंक कर रही है। ये सिंपल है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? एज पर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स हु ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। मतलब जो ऐसी कंपनी जो सारा बैंकिंग का काम ट्रांजैक्ट कर रही है इंडिया में, उसको हम बैंक बोलते हैं, बैंकिंग कंपनी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बैंक क्या होता है। सो वर्ड बैंकिंग मतलब क्या होता है, तो उसी को उन्होंने थोड़ा सा और इलैबोरेट किया है कि बैंकिंग मतलब जहां पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। देखो बैंक क्या करेगी एक्सेप्ट? एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट बताती हूं कि बैंक काम कैसे करती है, ठीक है। बैंक इधर बीच में लोकेटेड रहती है और उसके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस पैसे होते हैं, ठीक है, और उनके पास कुछ ऐसे डेफिसिट लोग होते हैं जिनके पास, मतलब ऐसे कुछ कंपनीज, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है। तो जिनके पास सरप्लस है पैसा, तो बैंक उन्हें बोलती है कि आओ मेरे पास क्या कर दो, डिपॉजिट्स कर दो, ठीक है। हम आपको डिपॉजिट्स पे क्या देंगे? हम आपको डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देंगे, जो भी एफडी का इंटरेस्ट या जो भी उस टाइप के डिपॉजिट का इंटरेस्ट चल रहा है, हम आपको इसी सरप्लस यूनिट पे इंटरेस्ट देंगे। तो बहुत सारे जो सरप्लस यूनिट होते हैं इकोनॉमी में, वो बैंक के पास जाते हैं और सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि बैंक जो है आरबीआई के कंट्रोल में है। तो बहुत सारे जो सरप्लस यूनिट होते हैं, दे फील सेफ टू डिपॉजिट देयर मनी इनटू बैंक, और बैंक भी उन्हें बदले में क्या देती है? उन्हें अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है। नाउ ये जो पैसा उनके पास कलेक्ट हुआ बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे सरप्लस यूनिट से, वो उन पैसे का करते क्या है? तो उन पैसे को वो डेफिसिट यूनिट, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, जिनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, उनको वो एज अ लोन, एज अ क्रेडिट वो दे देते। बट इसमें फायदा क्या बैंक का? तो जब वो लोन देते हैं तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं वो ऑफकोर्स इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो इधर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कलेक्ट करेंगे डेफिसिट यूनिट से, मतलब जिनको उन्होंने लोन दिया है वहां से वो ज्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो बैंक का फायदा है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है, मतलब लोन पे जो कलेक्शन है एज अ इंटरेस्ट वो उनका इनकम, और जो वो एफडी पे देते हैं इंटरेस्ट वो उनका एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देना कितना है 10%, लेना कितना है 10% बैंक को, हाँ, और देना कितना है 7%। तो इसका आप डिफरेंस अगर देख रहे हो तो सीधा सीधा डिफरेंस क्या है? बैंक का फायदा, जो प्रॉफिट हम जिसे बोलते हैं।
तो बैंक का जो मेन इनकम सोर्स होता है वो डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस डिफरेंट ऑफ रेट मतलब माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी जो देना है उसका डिफरेंस निकाल दिया तो बैंक का निकल जाता है प्रॉफिट। वही चीज को उन्होंने इधर समझाते हुए बोला है कि बैंक सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। और डिपॉजिट को एक्सेप्ट क्यों करेगी? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो ऐसी जगह पे अपना पैसा लगाएगी या लेंड करेगी या इन्वेस्ट करेगी जहां से उनको, ऑफकोर्स ये मैंने आगे की बात आपको बता दी है कि क्यों हम लेंड करेंगे, क्यों हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उतना देना है तो उतना निकलना भी तो चाहिए। तो हम लेंड करेंगे उस यूनिट्स को या इन्वेस्ट करेंगे ऐसी जगह जहां पे हमको अच्छा खासा रिटर्न मिले। ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट्स बैंक ने लिया है ना, सरप्लस यूनिट से, क्या वो रीपे करने पड़ते हैं? यस। फ्यूचर में अगर एज अ कस्टमर आपने मांगा कि मुझे पैसा तुरंत चाहिए तो आपको रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जैसे ही आप आओगे, जैसे एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉल करते हो या आप बैंक में जाके विड्रॉल स्लिप से आप पैसा विड्रॉ करते हो तो बैंक आपको क्या दे देती है? ऑन डिमांड रीपे कर देती है। ऐसे भी कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, या तो ऐसे कुछ डिपॉजिट होते हैं जो बैंक बोलती है कि हम वो 5 साल के बाद ही रीपे करेंगे। नॉट मतलब जैसे ही आप डिमांड करोगी या करोगे हम वैसे आपको रिपे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस टाइप का डिपॉजिट ही नहीं है। तो देखो, ऐसे बहुत सारे हम डिपॉजिट्स पढ़ने वाले हैं आगे जाके जो रिपेबल ऑन डिमांड भी होता है, मतलब एज सुन एज कस्टमर ने डिमांड किया हमको रिपे करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी डिपॉजिट्स होते हैं जो फ्यूचर में रिपे होते हैं, अभी रिपे, तुरंत रिपे नहीं होते हैं अगर कस्टमर ने मांगे तो भी। ठीक है, इसको हम जो डिपॉजिट्स है इसको हम चेक से भी विड्रॉ कर सकते हैं, ड्राफ्ट से भी विड्रॉ कर सकते हो, और अदरवाइज कोई ऑर्डर, कोई मेथड और बैंक्स ने दिया रहेगा तो हम अपना जो डिपॉजिट्स का पैसा है उसको हम चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और किसी भी मेथड जो बैंक हमें प्रोवाइड कर रही है उस मेथड से हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। एक्चुअली समझना ही मुश्किल है, एक बार आपको समझ गया तो उसको रटना नहीं है, उसको समझ के ही लिखना है। और अगर याद नहीं होता है तो डू मेक्स नोट। आपको हमेशा सारांश है या कोई भी टीचर आपको यही बोलेंगे कि अगर आपके राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, अगर आपको याद नहीं होता है तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ जहां पे आप समरी लिखोगे, जहां पे आप नोट मेकिंग करोगे। बिकॉज विदाउट एनी मेहनत, विदाउट एनी हार्डवर्क आपको कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। आजकल कैसा है, मोबाइल आ गया है, आजकल बच्चे इतने यूज टू हो गए मोबाइल के कि वो अलग दुनिया में जा रहे हैं। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो उसको प्लीज और प्लीज अवॉइड करना। यूज मोबाइल फॉर योर बेस्ट बेनिफिट। उसमें से अगर जितना हो सके फायदा ही करने की कोशिश करना जो आपके करियर में हेल्प करेगा। उससे आप अपने आप की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मत करना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ आपको भाषण सुनाने का जो मेरा चल रहा था कि क्या आपको बैंकिंग मतलब समझा? यस, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक, और ये टाइप्स ऑफ बैंक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे देख सकते हो आप कितने टाइप्स ऑफ बैंक है, इधर 8 और इधर 5। ठीक है, हमको 9 टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ने हैं 1 by 1। तो सबसे पहला हम सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे अंडर टाइप्स ऑफ बैंक। तो सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता ही होता है। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन है? एक बैंक होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो भी कंट्री में सेंट्रल बैंक के नाम से जो भी बैंक जानी जाती है वो बैंक का काम क्या होता है? उस कंट्री के जो पूरे मॉनेटरी पॉलिसीज है, उस कंट्री के जो अदर बैंक्स हैं, उस कंट्री के जो सारे इशू ऑफ नोट्स हुए हैं लीगल टेंडर से, उसको कंट्रोल करना, उसके रिलेटेड पॉलिसीज बनाना एंड सो ऑन, बहुत सारे काम इनके ऊपर बैंकिंग सेक्टर को संभालने की जिम्मेदारी रहती है। और ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट रहती है जो एट दी टॉप रहती है, मतलब कि
कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो इनके ऊपर जा सकता है। ये सबसे ऊपर रहते हैं, जो निगरानी रखने का काम करते हैं हर एक बैंक पे, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, सेविंग बैंक हो, कोई भी बैंक होने दो, किसके अंडर काम करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हर एक कंट्री में ऐसी एक सेंट्रल बैंक तो होती ही होती है। ओके, नाउ सेंट्रल बैंक इज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन अ कंट्री। कोई भी कंट्री में ये क्या रहती है? अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री की? बैंकिंग इंडस्ट्री की। ओके, सो every country has their own central bank. In India, Reserve Bank of India is the central bank. The RBI was established in 1935 under Reserve Bank of India Act 1934. तो RBI establish कब हुई थी? प्लीज वो याद रख लेना। स्टैब्लिश हुई थी 1935 में, मुंबई में। अगर आपको पता है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इफ यू नो। और कौन से एक्ट के थ्रू आई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। और इनके मेन फंक्शंस क्या है? तो मेन फंक्शंस देख लेंगे। सबसे पहले कंट्री के रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, कंट्री के रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो बनाना। इशू ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब जैसे आपको पता है कुछ दिनों पहले अपना 2016 में क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन हो गया था। कौन से नोट का? 1000 और 500 नोट का जो लीगल टेंडर है वो हटा दिया गया था। मतलब अब ये ऑफिशियल नोट नहीं था। तो ये भी जो पॉलिसीज या इशू जो इसके बदले आए थे 2000 के नोट्स और नए 500, 10 रुपए, 200 रुपए, जो भी नए नोट्स आए थे वो किसने इशू किए थे? आरबीआई ने, इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। तो ये सारा का सारा काम आरबीआई के हाथ में रहता है जब इशू ऑफ करेंसी नोट्स की बात रहती है। हाँ, थर्ड वन इज जब भी गवर्नमेंट को कोई बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी तो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी तो एक बैंक अकाउंट चाहिए होता होगा उनका काम करने के लिए। तो जब भी गवर्नमेंट को ऐसे चीजों की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई उनको ऐसी सारी चीजें हेल्प आउट करती है, ठीक है। या गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी है तो ये आरबीआई के कंसल्टेशन में ही सारी पॉलिसीज को लाते हैं। ओके, नाउ एक्ट एज अ बैंकर्स टू कमर्शियल एंड अदर बैंक इन इंडिया। एज आई टोल्ड यू, जब भी अदर बैंक को कोई हेल्प की जरूरत होगी, कोई सपोर्ट की जरूरत होगी, तो ये कौन होगा जो इन्हें संभालेगा, इन्हें सपोर्ट करेगा? आरबीआई, जो उनका मम्मी पापा है, याद रखना, ठीक है। आरबीआई सारे बैंक का मम्मी पापा है। जब भी कुछ लगेगा वो अपने मम्मी पापा, दैट इज आरबीआई, से पूछ के ही करेंगे। तो एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू अ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। तो सेंट्रल बैंक समझने के लिए बहुत इजी है। सिर्फ कुछ डाउट रहा तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखना है, जहां से मैं आप तक पहुंच सकती हूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकती हूँ। आई होप ये सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बैंक इज कमर्शियल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक मतलब जो भी आरबीआई के अंडर काम करती है, मतलब उन्होंने कमर्शियल बैंक ऐसी जो आरबीआई के थ्रू लाइसेंस रहती है, ऐसी मतलब एक्चुअली हर टाइप ऑफ बैंक को लाइसेंस लेना पड़ता है, बट ये बैंक खासकर इसलिए आती है क्योंकि अब देखो सिंपल सी बात है कि आरबीआई हर जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकती। जैसे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स है वो बहुत बड़ा है, बाउंड्रीज है वो बहुत बड़ा है, तो हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को होना जरूरी है अगर आप इंडियन सिटीजन के नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हो, उनके नीड्स को फुलफिल करना चाहते हो। तो इसके तहत फिर आरबीआई ने बहुत सारे कमर्शियल बैंक ओपन किए हैं लाइसेंस के थ्रू, जहां पे ये बैंक मेनली इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए सेटअप हुए। ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेटअप हुए हैं? तो देखो, मनी लेंडर के जमाने में आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अपने जूनियर क्लासेस में कि जब मनी लेंडर होते थे तो जिनको पैसे की जरूरत होती है उनको वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देके उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, या मनी लेंडर बहुत ही ज्यादा क्या बोलते, चीट करते थे पुअर लोगों पे, जहां पे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो देते ही देते थे, प्लस उनकी जो जमीन है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हड़प लेते थे। तो अपनी कंट्री को आफ्टर इंडिपेंडेंस एक
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर की जरूरी थी या सेक्टर रिफॉर्म की जरूरत थी, जो कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के थ्रू वो बहुत हद तक कंप्लीट किया है। इसीलिए ये बोलते हैं कि ये जो बैंक है वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए हेल्प आउट करते हैं। और मेनली फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के, तो जैसे मैंने आपको बोला था ये जब हम ये पढ़ रहे थे कि इनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जितना भी डिपॉजिट्स के थ्रू कलेक्शन हुआ है उसको लेंड करना, ये मेन फंक्शन होता है प्राइमरी फंक्शंस में। और सेकेंडरी फंक्शंस में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आते हैं जैसे एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। बट डोंट वरी, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या, लेंडिंग ऑफ मनी मतलब क्या, और सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन मतलब क्या, यूटिलिटी फंक्शन क्या, ये पूरा एक डिटेल स्टडी है जो हम आगे करेंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक में कितने सेक्टर्स के बैंक आते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर, फिर दूसरा प्राइवेट सेक्टर एंड तीसरा फॉरेन सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में वो बैंक आएंगी जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, टोटल कितना परसेंट कैपिटल होगा, 100%। उसमें अगर 50%, 51% या उससे ज्यादा का कैपिटल जो है वो किसी गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या बोथ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब 27% उसने और फॉर एग्जांपल 27% दूसरे गवर्नमेंट ने, ऐसे भी हो सकती है। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट तो वो बैंक कौन से सेक्टर में आएगी, पब्लिक सेक्टर में आएगी। याद रहेगा, पब्लिक सेक्टर वो जो मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल किसके पास रहता है, गवर्नमेंट। अभी देखो बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल मतलब चलो हमने 51% ले लिया, बाकी का 49% कौन हेल्ड करता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, अगर आपके पास पैसा है तो आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद के आप उस कंपनी के शेयर हेल्ड कर सकते हो, नॉर्मली जो हम कंपनी में देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ एग्जांपल हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं ना। प्राइवेट सेक्टर मतलब आपने बहुत सारे ऐसे बैंक सुने होंगे जैसे एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो इसमें देखो बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है क्या इसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता, हो सकता है बट नॉट मेजॉरिटी। वो 10%, 20% ऐसा शेयर कैपिटल हेल्ड कर सकते हैं। बट इसमें जो मेजॉरिटी कैपिटल रहता है या जो ओनरशिप मेन रहती है, वो ओनरशिप किसकी रहती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट ओनरशिप रहते हैं। जो जैसे टाटा हो गए, रिलायंस के मुकेश अंबानी जी हो गए, ये कैसे कुछ ऐसे प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं है, वो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल है जो बैंक चला सकते हैं, या हम जैसे लोगों ने कोई बैंक स्टार्ट किया लाइसेंस के थ्रू। तो अगर ऐसा ओनरशिप है किसी बैंक में जहां पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने हेल्ड किए हुए हैं या ओन किया हुआ है उस बैंक को, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। लास्ट, फॉरेन बैंक मतलब क्या, तो फॉरेन बैंक मतलब सिंपल, जो आउटसाइड कंट्री एक्चुअली वो इनकॉर्पोरेट हुई थी बट इंडिया में उसके ब्रांचेस सेटअप हुए हैं जस्ट टू एक्सपैंड देयर मार्केट। जैसे बहुत सारे फॉरेन कंपनी, बाहर के फॉरेन कंपनी अपनी कंट्री में एस्टैब्लिश होते हैं। मेन रीजन क्या होता है एस्टैब्लिश होने का, क्योंकि उनको एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस, क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ब्रांचेस क्रिएट करने हैं। तो ऐसे बैंक सेक्टर में भी रहता है कि अगर ऐसी कोई बैंक है जो स्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया है बट उन्होंने अपने ब्रांचेस इंडिया में ओपन कर रखा है, तो वो फॉरेन बैंक होती है। वो एक्चुअली सेटअप आउटसाइड इंडिया है बस टू एक्सपैंड मार्केट, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट। इंडिया में बहुत सारे पॉपुलेशन है, मतलब आपको पता है, तो उधर के लोगों को कैप्चर करने के लिए बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कुछ फॉरेन बैंक के एग्जाम्पल हैं जो अपनी कंट्री में स्टैब्लिश हुए हैं अभी तक। तो आई थिंक सो इतना आपको क्लियर हो गया।
सो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के जो लेक्चर्स है वो दो तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है। और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से होते हैं ये लेक्चर्स। सो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है एचजीसीए आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नाउ नेक्स्ट बैंक जो हम रीड करने वाले हैं वो है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव, यस, नाम सुना हुआ है आपने। कब? 11th में जब आप कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा पढ़ रहे थे, आपने ओसीएम में भी पढ़ा होगा, एसपी में भी पढ़ा होगा। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली क्यों सेटअप होती है, तो आपको याद दिला दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनके मेंबर्स को हेल्प आउट करना है ना। कुछ पुअर या कुछ ऐसे बैकवर्ड रीजन के मेंबर्स होते हैं जो एक साथ हाथ मिलाते हैं ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से कर पाए। बिकॉज ऑफ यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब जब लोग साथ में आते हैं तो साथ में मिलके जो काम हो सकता है वो अकेले नहीं हो सकता। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक जो है वो देखो 2 एक्ट में रजिस्टर होना पड़ता है उसको, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जहां पे बैंक, इस बैंक को रजिस्टर होना पड़ेगा। दूसरा है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि ये एक सोसाइटी भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस एक बैंक है, तो इन दोनों एक्ट में इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आगे उन्होंने क्या बोला हुआ है, मेनली ये जो कोऑपरेटिव बैंक है सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में फेमस है। सेम एज अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने पढ़ा था कि वो मेनली बैकवर्ड रीजन, सेमी अर्बन एरियाज में पाए जाते थे, क्योंकि उधर के लोगों के पास ज्यादा क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं रहता था, गवर्नमेंट हो या कोई इंडिविजुअल, उनके पास इतना हेल्पिंग हैंड नहीं रह पाता था। तो वो लोग एक साथ जुट होके, जैसे आपको अमूल का एग्जाम्पल पता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, वो सबसे पहले अपनी इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जो अभी भी आप उसके मिल्क के सैशे देख सकते हो, कर्ड्स वगैरह, उन्होंने बहुत सारे अपने फ्रेंचाइजी या बहुत सारे उन्होंने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स उन्होंने ओपन किए हैं। तो वैसे ही जब कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी भी दे आर डेफिसिट, मतलब कि दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, बट गवर्नमेंट का उधर ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक करके सेटअप होते हैं और उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मेनली फार्मर्स को, रीजनल आर्टिसंस को, या कुछ ऐसे एसएसआई यूनिट्स को जिनको अभी तक हेल्पिंग हैंड नहीं मिला है बैंकिंग सेक्टर से। सो द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड people, farmer and small scale unit. Generally the cooperative bank work at a 3 levels, ठीक है। तो हम अभी आगे 3 ऐसे लेवल देखने वाले हैं जिस लेवल पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी मतलब कि वो क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज लेवल पे काम करती है ना, मतलब एकदम गांव में वो पाई जाएगी और विलेज लेवल पे काम करना है, ये मेन मोटिव होता है। और ये डिपॉजिट्स कहां से कलेक्ट करती है, तो अपने मेंबर से कलेक्ट करती है एंड कॉमन पब्लिक से जो उनके पास डिपॉजिट करना चाहता है। और इनको एक सपोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। मतलब देखो क्या होता है, अभी देखो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कहां पे सेटअप हुई है, विलेजेस में। अब विलेजेस में अगर आप देखो तो इतने ज्यादा डिपॉजिट्स देने वाले लोग नहीं होते, इतने ज्यादा सरप्लस यूनिट वाले लोग नहीं होते, वो खुद डेफिसिट यूनिट बन के रहते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज को हेल्प करती हैं कि हम उनको पैसे देंगे, फंडिंग करेंगे, और इन टर्न प्राइमरी जो क्रेडिट सोसाइटी है वो
लोगों को फंडिंग या क्रेडिट पे लोन देने का काम करेंगे। मेन रीजन यही है, विलेज लेवल पे कहाँ से लोगों के पास पैसा है, तो मेंबर के पास जो भी जितना भी थोड़ा बहुत रहता है वो देते हैं, कॉमन पब्लिक के पास थोड़ा बहुत रहा, बट उतने में से तो नीड नहीं हो पाएगा ना, नीड कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्रेडिट देने के लिए, तो इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हेल्प करना पड़ता है। देखो उन्होंने आगे ये लिखा हुआ है, दे ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, बिकॉज दे मतलब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है विलेज लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। नाउ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कौन होती हैं, तो जो ऑपरेट करती हैं एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो डिपॉजिट्स वो कलेक्ट करते हैं पब्लिक से करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनको भी जो सपोर्ट होता है वो किससे होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से सपोर्ट मिलता है। ओके, तो ऐसे चेन है कि प्राइमरी को हेल्प करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाले एंड स्टेट वाले, डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करेंगे स्टेट वाले, बिकॉज फंडिंग की ऑफकोर्स डेफिसिट ही रहती होगी, तो उनके हेल्पिंग के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो ऊपर वाली क्रेडिट सोसाइटी है वो आ जाती है। नाउ लास्ट वन इज स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, हर एक स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ऐसे ऐसे स्टेट में वो प्रेजेंट रहते हैं, और मेनली इनका यही काम रहता है कि वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कि इधर आप लिख सकते हो प्राइमरी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड नहीं प्राइमरी नहीं आना चाहिए इधर, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए, है ना, क्योंकि इधर डिस्ट्रिक्ट वर्ड मिसिंग है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को फंडिंग प्रोवाइड करना मेन एम इनका यही है, और ये ऑल्सो मॉनिटर का काम करते हैं। मॉनिटर मतलब कि जो क्लास में आपके मॉनिटर्स रहते थे ना, इंचार्ज रहते थे, याद है, वो देखते थे क्लास शांत है कि नहीं शांत है, तो वैसे ही आरबीआई ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एक जॉब दिया है कि प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या अपने लेवल पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं क्या, वो देखने का काम, वो मॉनिटर करने का काम ये किसको सौंपा हुआ है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को सौंपा गया है। अदर देन फंडिंग तो करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, और साथ में उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटरिंग का। ओके, सो इतना हो गया कोऑपरेटिव बैंक। नाउ आगे जाते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पे। देखो धीरे धीरे आप ना एक्चुअली इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देख रहे हो कि इकोनॉमी कैसे बैंक के थ्रू आगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी को पुश करने की जरूरत होगी, वैसे वैसे डिफरेंट लेवल पे बैंक को आना जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक सेक्टर का अलग अलग नीड होता है। जैसे आपने अभी देखा क्रेडिट सोसाइटी मेनली किसके लिए थी, मेनली गरीबों के लिए, रूरल आर्टिसन, फार्मर्स, इन ये थोड़े से इग्नोरेंट सेक्टर्स थे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी लाया। वैसे ही अभी देखो मेन इकोनॉमी किसके वजह से बढ़ती है, इंडस्ट्रीज के वजह से, तो इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे कि कमर्शियल बैंक ये तो है ही है अपने लेवल पे, बट कमर्शियल बैंक में ऑलरेडी अदर पॉपुलेशन भी है जो उनसे पैसा मांगने के लिए खड़ी है लाइन में, बट इधर हमको एक स्पेसिफिक ऐसा बैंक चाहिए जो सिर्फ इंडस्ट्री को फोकस करे, तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, स्पेसिफिकली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू बिजनेस फर्म के लिए ओपन किया है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके नीड को केटर करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के नीड के, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के नीड के लिए वो खड़ा रहेगा। मतलब उसको सारी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है, बट ये फर्क पड़ता है क्या हमने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड किया अपने बैंकिंग सेक्टर के लिए, यस, तो हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक है, सो ऐसे IFCI जिसका फुल फॉर्म ये आप पढ़ सकते हो, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऐसे कुछ डेवलपमेंट बैंक हैं जो अपने कंट्री में सेटअप है, और उनका मेन काम क्या होता है, तो मेन ये काम होता है जो हम एक्चुअली फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक में भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन देखो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इनका मेन काम होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करना, किसको किसको किसको, बिजनेस यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सो इनका मेन कौन सी कैटेगरी वाले लोग होते हैं, इंडस्ट्री, बिजनेस यूनिट्स, ऐसे जो काम कर रहे हैं
उनके नीड्स को केटर करना, चाहे वो मीडियम लोन हो, मीडियम टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो बिजनेस को सेटअप करने का लोन हो, एक्सपैंड करने का लोन हो या अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने का लोन हो, वो सब तरह का लोन देंगे, बट किसको? बिजनेस यूनिट को। नाउ सेकंड उन्होंने दिया हुआ है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आपका एसपी सब्जेक्ट है तो एसपी सब्जेक्ट में हमने अंडर राइटिंग ये जो वर्ड है ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है। अगर नहीं समझा है तो मैं एक शॉर्ट में आपको, ब्रीफ में आपको बता देती हूं कि जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक करती है ना, जनता को बांटती है, तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 90% ऑफ शेयर्स जरूर 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 खरीदे जाने चाहिए। अगर नहीं खरीदे गए तो आपको वो सारे पैसे जो भी लेस देन 90% सब्सक्राइब हुए हैं, वो सारे पैसे आपको रिफंड देना पड़ेगा जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब किया था। तो ये तो बहुत ये हो जाता है यार कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल इमेजिन 70% 75% सब्सक्राइब हुए, जस्ट 5% की वजह से, जस्ट थोड़े अमाउंट के वजह से आपको पूरा जो भी पैसे मिले आपको रिफंड करना पड़ता है, वो बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता है बहुत सारे बैंक को। तो इधर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसी पब्लिक कंपनी, ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको अपॉइंट कर सकती है? अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकती है। अंडर राइटर मतलब वो इंस्टीट्यूट जो अनसोल्ड शेयर, जो अभी तक बिके नहीं है शेयर, उसको सब्सक्राइब कर लेगा। और जैसे ही उसको सब्सक्राइब कर लेगा, इसका जो वो क्राइटेरिया था 90% का जो कंपनीज एक्ट में था, वो फुलफिल हो जाएगा। तो जो ऐसे डेवलपमेंट बैंक होते हैं, क्या वो अंडर राइटर बन सकते हैं क्या मैम? यस यस यस, दे हैव अ अथॉरिटी टू बिकम अ अंडर राइटर ऑफ एनी कंपनी, बिकॉज हमने फंक्शंस में पढ़े हैं। तो वही दिया हुआ है कि दे कैन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नाउ कभी कभार अगर मौका मिले तो ये डिबेंचर्स एंड बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी के। डिबेंचर बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो ये एक बोरोड फंड होता है जो कंपनी इशू करती है मार्केट में। अगर यू आर इंटरेस्टेड, अगर बैंक इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो उसे खरीद सकती है, ठीक है। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि बैंक्स को अलाउड नहीं है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में सब्सक्राइब करना। दे कैन परचेज डिबेंचर एंड बॉन्ड ऑफ एनी कंपनी। तो ये आपको क्लियर हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज एक्सचेंज बैंक। फिफ्थ वन इज, एंड आज का हम टॉपिक जो है एक्सचेंज बैंक से एंड करेंगे, बाकी का जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसका मैं ज्यादा बड़ा ये वीडियो ना हो जाए। नाउ लास्ट वन इज एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक आप कब यूज करते हो? जब आप करेंसी को एक्सचेंज करते हो, वन करेंसी टू अनदर, रुपी टू डॉलर, डॉलर टू येन, येन टू पॉन्ड्स, ऐसे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अपनी जो इंडिया है उसमें कौन सी करेंसी रहती है? रुपी। बट होता है ऐसा कि हमको बहुत बार डॉलर की जरूरत पड़ती है, बहुत बार हमको पाउंड की जरूरत पड़ती है, बहुत बार हमको येन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसे कुछ बैंक्स होते हैं अदर देन कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक भी कर सकते हैं, बट ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक बैंक होते हैं जो हमें फॉरेन करेंसी ट्रेड ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसे बाहर से एक मशीनरी मंगवानी है, लेकिन अब मशीनरी मंगवानी तो है, खरीदनी तो है, बट उसको पेमेंट किस में करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम जैसे इंडिविजुअल के पास तो फॉरेन करेंसी रखने का ऑथराइजेशन नहीं होता, तो हम बैंक के पास जाएंगे, हम बोलेंगे कि हमको ऐसा ट्रांजैक्शन करना है, ऐसा हमारा ट्रेड फिक्स हुआ है, तो प्लीज इशू अस डॉलर, पाउंड, व्हाटएवर। तो बैंक हमको हमारे से कुछ लाइसेंस वगैरह जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लगता है वो लाइसेंस मांगेगी, और हमको फॉरेन करेंसी, मतलब हमको नहीं बट वो जो एक्सपोर्टर है फॉरेन में उसको पेमेंट कर देगी हमारे बिहाफ पे। तो ऐसे कुछ बैंक होते हैं जो फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन पॉसिबल कर पाते हैं। देखो अपनी कंट्री में आफ्टर, अगर आपको याद होगा 1991 जब अपनी कंट्री में एलपीजी पॉलिसी आएगा, एलपीजी पॉलिसी पता है क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर ये चीज आपको बच्चों नहीं पता है तो प्लीज एक बार गूगल पे फालतू की चीजें आप देखते रहते हो ना, तो ये चीज जरूर सर्च मार लेना, एलपीजी क्या है। अपनी कंट्री का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म था अपनी कंट्री में, जो आज आप देख रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट देख रहे हो, ये इसी रिफॉर्म के वजह से आया है।
तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत ही हमने अपने जो फॉरेन ट्रेड बैरियर करके रखे थे कि फॉरेन के सप्लायर नहीं आने चाहिए क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक सप्लायर हैं उनको खतरा हो जाएगा एंड व्हाटएवर, उसको निकाल दिए गए थे। और उसके बाद ही हमारा जो फॉरेन के साथ ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो बढ़ गया था। तो उसके तहत हमने बहुत सारे एक्सचेंज बैंक सेटअप किए थे उस दौरान, क्योंकि बहुत सारे गुड्स बाहर भेजे जा रहे थे, बहुत सारे गुड्स अंदर लिए जा रहे थे। ठीक है, सो द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, सम बैंक एक्सचेंज आर एज फॉलोज। मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, है ना। सारंग सर के तो लेक्चर्स आपको समझते हैं एज मतलब कि कमेंट हमने देखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बट मेरे लेक्चर्स में कमेंट बहुत कम आते हैं। तो आपको अच्छा लगते हुए भी, व्यूज आते हुए भी कमेंट नहीं आ रहे, तो मुझे यही नहीं समझ में आता आपको लेक्चर समझ रहा है कि नहीं। मेरे को कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है यार, तो कमेंट किया करो, थोड़ा बहुत मेरी भी तारीफ कर दिया करो सारंग सर के तारीफों के साथ, है ना। सारंग सर के तारीफों के तो ऐसे पुल बांधे रहते हो तुम लोग, है ना। ये चीटिंग है यार, ये चीटिंग है। ठीक है, इसका बदला जरूर लूंगी मैं, है ना, सिखा के लूंगी। इसका बदला मैं हर एक लेक्चर में आपको ये बोल के लूंगी कि मैं सिखा रही हूं, तब भी सिखा रही हूं, अगर आप तब भी कमेंट नहीं कर रहे तो। ओके, सो एक्सचेंज बैंक के फंक्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देना। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ ही लिया है, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। तो फॉरेन के साथ जब भी ट्रांजैक्शन की बात आएगी तो कौन सा बैंक हमें हेल्प करेगा फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए? एक्सचेंज बैंक। नाउ नेक्स्ट वन इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट तो मैं अपने स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये 11th का एक कंसेप्ट है कि एलसी, है ना। एलसी मतलब क्या होता है? जब भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो एक्सपोर्टर को इंपोर्टर से कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है कि यार मैं एक्सपोर्ट कर दूं और अगर इंपोर्टर मुझे पैसे ना दे, उस फॉरेन कंट्री से पैसे मुझे नहीं मिले, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगा, और मैं तो फॉरेन कंट्री में उसको जानता भी नहीं हूं, उसको लोकेट भी नहीं कर सकता वो कौन है, और मेरे जो पॉलिसीज है इंडिया में अलग और फॉरेन में अलग। तो क्या गवर्नमेंट सुनेगी? फॉरेन गवर्नमेंट सुनेगी अगर उन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारी बैंक को एलसी प्रोवाइड करने का ऑथराइजेशन दिया हुआ है, जिसमें कि एक्सचेंज बैंक है कि आपको एलसी देना रहेगा कि अगर दूसरी कंट्री का एक्सपोर्टर इंपोर्टर से एलसी मांग रहा है। एलसी मतलब क्या होता है? तो एक टाइप का गारंटी होता है। एक टाइप का गारंटी मतलब एक टाइप की सिक्योरिटी होता है जो इंपोर्टर्स के जो बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को गारंटी देती है। तू टेंशन ना ले, तू उधर टेंशन फ्री बैठ और हमें गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दे। जैसे ही हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगी, पेपर क्लियर हो जाएंगे, अगर इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो हम गारंटी देते हैं कि हम पैसा आपको दे देंगे। मेरा क्या है, मेरे कंट्री में वो इंपोर्टर बैठा है, मैं उससे पैसा निकलवा लूंगा अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आती है तो इश्यू ऑफ लेटर ऑफ करेंसी ना एवरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में रिक्वायर्ड है। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो एक्सपोर्टर को क्या देना पड़ेगा? लेटर ऑफ क्रेडिट। बट लेटर ऑफ क्रेडिट आपको कौन देगा? बैंक देगा। तो बैंक कौन सा बैंक देगा? तो एक्सचेंज बैंक ये देती है, जहां पे आप जो हो एक गारंटी की तरह, मतलब बैंक जो है गारंटी की तरह एक्सपोर्टर को इशू कर देती है डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर सारंग सर से पढ़े हो तो मुझे ये चीज तो समझाने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। स्टिल मैं पढ़ा देती हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि प्रीति मैम तो स्किप करती है टॉपिक। मैंने एवरीथिंग उधरी आपको समझा दिया है, तो ये भी आपको समझा देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जब भी सेलर मार्केट में आता है, अरे पेन, हाँ, जब भी सेलर टू बायर ट्रेड होता है तो बायर के पास तुरंत अगर पैसा नहीं हुआ तो बायर क्या इशू करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक डॉक्यूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे बायर जो है वो प्रॉमिस करता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फ्यूचर में आपको पैसा दे दूंगा। बट दे तो दूंगा,
सेलर ने भी ये प्रॉमिस रख ली अपने पास, बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास है। फॉर एग्जाम्पल अब ये था 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 मंथ के बाद का था बिल ऑफ एक्सचेंज। अब सेलर को अर्जेंट में लग रहा है पैसा, कहां से लेके आए पैसा, वो तो 3 मंथ के बाद ड्यू होने वाला है। तो सेलर क्या करता है, उसको बैंक के पास जाता है और कर देता है डिस्काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग करना। मतलब सेलर को जो पैसा बायर से मिलने वाला था वो अब कौन देगा, बैंक देगी। उसे 2 महीने पहले ही पैसा चाहिए था, तो बायर के पास तो मुंह नहीं दिखाने लायक था, क्योंकि बायर के पास कब मुंह दिखाता, वो 3 मंथ के बाद। बट उसको 1 महीने के बाद ही पैसा लगना स्टार्ट हो गया। तो उसने क्या किया, बैंक के पास जाके वो डिस्काउंट कर दिया। बैंक ने कुछ चार्जेस, नोटरी चार्जेस वगैरह, बैंक कमीशंस वगैरह काटे और बाकी का पैसा दे दिया। इधर सेलर का काम भी हो गया, इधर बैंक ने भी अपना इनकम कमा लिया, और बैंक बाद में जो है वो कहां से पैसा ले लेगा, बाकी का बायर से ले लेगा। तो मतलब तीनों लोगों के अपने अपने काम हो गए क्या। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कि अगर इन एडवांस सेलर को कभी पैसा लगे ड्यू डेट से पहले, तो वो बैंक के पास उसको क्या कर सकता है, उसको डिस्काउंट कर सकता है। Okay, now last one in exchange bank is remittance of dividend, interest and profit. अभी देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे हम एक बैंक है ना, और एक कंपनी है। इस कंपनी में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे शेयर होल्डर हो, कुछ ऐसे डिबेंचर होल्डर हो, कुछ ऐसे पार्टनर्स हो। पार्टनर्स मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में है ना, पार्टनर्स कंपनी में तो नहीं रह सकते, पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसे पार्टनर हो जो फॉरेन के हो, फॉरेनर्स हो या एनआरआई हो। अभी वो तो फॉरेन में रहते, तो इनको पैसा कैसे दिया जाए। तो फिर ये बैंक आती है, एक्सचेंज बैंक सीन में आती है कि अगर आपको ऐसा डिविडेंड शेयर होल्डर को, फॉरेनर शेयर होल्डर को, ऐसे इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को, या ऐसा प्रॉफिट पार्टनर को देना है, रेमिटेंस मतलब भिजवाना है, रेमिटेंस मतलब पेमेंट करना है, भिजवाना है, तो आप इन एक्सचेंज बैंक के थ्रू उस कंट्री के करेंसी में आप इशू कर देते हो। बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगी आपसे, कमीशन मांगेगी। तो आपका भी काम बनता और बैंक का भी काम बनता, और भाड़ में जाए जनता। ठीक है, सो ये था फालतू का जोक जो मैंने आपको लास्ट में सुनाया। ओके, तो क्लियर हो गया कि आपको ये सारे जो भी बैंकिंग, हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे और मिलेंगे फॉर 6th 7th 8th 9th ये सारे बैंक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, फिर इस लेक्चर के लिए ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। आई होप यू आर रीडिंग एंड स्टडिंग द लेक्चर एंड फॉलोइंग आवर चैनल। एक के बाद एक हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, एंड यू आर लाइकिंग दिस ऑल लेक्चर्स वेरी मच। सो होप यू लाइक द लेक्चर। बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।